अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज की अपडेट्स आपसे शेयर करूंगा तो जिन पर हम बात करेंगे। आज आखिर कब तक में दोहा में पाक अफगानिस्तान जंग बंदी का मुआहदा हो गया है। अब सोचने की बात यह है कि क्या अफगान जो तालिबान है इस माहदे की पासदारी करेंगे और पाकिस्तान या अफगानिस्तान में अमन माहदा दोनों ममालिक की सरजमीन पर क्यों नहीं हुआ, ये मैं अपने जो है गेस्ट आज उनसे पूछूंगा। इसके अलावा क्या डोनाल्ड ट्रंप इस मायदे को भी अपनी नाम नहाद जंग बंदियों की फहरिस्त में शामिल करेगा? इसके अलावा आज भारतीय वजीर आला नरेंद्र मोदी ने बड़ा एक स्टेटमेंट दी है। भारतीय नेवी के साथ दिवाली की तकरीबात में उसने शिरकत की। उन्होंने कहा जी भारतीय नेवी को भरपूर तरीके से पाकिस्तान पर हमले की तैयारियों की हदायत की हैं। उन्होंने कहा कि जी आप दिवाली मना लीजिए, हमारी तीनों आर्म फोर्सेस जो हैं जितना नुकसान हमने मई में पाकिस्तान को पहुंचाया था, अब उससे ज्यादा बल्कि फैसला कुन जो है वो नुकसान पहुंचाकर हम हमला करेंगे, ऐसा कहना है नरेंद्र मोदी का। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो आईनी बेंच है उसमें 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर आज जो पिटीशन थी उसमें अकरम शेख साहब ने जो पिटिशनर हैं उन्होंने कहा जी बैक वक्त जो है मैं यजीद की बैत और हुसैन को सलाम नहीं कर सकता। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच क्योंकि बेनिफिशियरी है आईनी 26वीं आईनी तरमीम का, इसलिए 26वीं आईनी तरमीम का केस ये बेंच नहीं सुन सकता है, बल्कि उन्होंने जो जजेस थे उनको भी कहा कि जी आप ये केस नहीं सुन सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने बड़ी एक अलार्मिंग जो है बात की। उन्होंने कहा जी ये तमाम जो गोरख धंधा है आईनी बेंच का और आईनी तरमीम का, ये इंतखाबी धांधलियों को छुपाने के लिए 26वीं आईनी तरमीम जो है वो लाई गई हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसपे मैं अपने मेहमानों से पूछूंगा कि क्या 26वीं आईनी तरमीम मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी में रुकावट है? ये आज सुप्रीम कोर्ट में अकरम शेख साहब ने मुत्तहदा अरब इमारात के अमीर जो है और एलोन मस्क का हवाला दिया इन्वेस्टमेंट के तनाजर में, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा मरियम नवाज शरीफ ने आज बयान दिया है, उन्होंने कहा जी इस्लाम सरकार के लिए 100 अरब रुपए रखे गए हैं और मैंने करप्शन के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं पंजाब में। केपीके में अब तक सूबाई काबीना क्यों नहीं बन सकी? क्योंकि 6 दिन हो गए हैं वजीर आला को हलफ उठाए हुए, और सुहेल अफरीदी को बानी तरीके इंसाफ इमरान खान से मुलाकात क्यों नहीं करने दी जा रही? इसके ऊपर बात करेंगे। सलीम भट्टी साहब हैं फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। भट्टी साहब वेलकम टू द शो। नदीम शेरवानी साहब, इनका ताल्लुक पीटीआई से है। शेरवानी साहब वेलकम टू द शो। और सकलैन यूसुफ साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। सकलैन साहब वेलकम टू द शो। और हमारे साथ वीडियो लिंक पे होंगे सफदर अब्बासी साहब, उनका ताल्लुक जीडीए से है। जैसे ही वो लाइन पे आएंगे हम उनको प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे। भट्टी साहब कैसे देखते हैं दोहा में पाक अफगानिस्तान जंग बंदी का मायदा हुआ है? ये वही दोहा है जिसके ऊपर इसराइल ने अटैक किया था थोड़े दिन कबल और ये अपने आप को नहीं बचा सका था। तो क्या एक इसके दो हिस्से कि क्या अफगान तालिबान इस मायदे की पासदारी करेंगे और पाकिस्तान या अफगानिस्तान में ये अमन मायदा दोनों ममालिक की सरजमीन पर क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हमारा तो बॉर्डर भी मिला हुआ ना जी। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जनाब खान साहब कि आपने मुझे बहुत ही अहम और खूबसूरत मौजू पर गुफ्तगू के लिए दावत दी। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि वो पुरअमन तौर पर अपने मसाइल को हल करने के लिए मुत्तफिक हो गए हैं। और कोई शक नहीं कि दुनिया में कोई भी जंग कभी भी किसी भी जगह पर तरक्की और खुशहाली नहीं लेकर आती। जब भी दुनिया में कहीं जंग और बदअमनी होगी तो वहां गुर्बत, भूख, अफलास, बेचैनी, बदअमनी ही वहां पर पनपेगी और मुल्क जो है और अवाम जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार होंगे। अब आपने पूछा कि ये मुआहदा पाकिस्तान या अफगानिस्तान की सरजमीन पर क्यों नहीं हुआ, तो मोहतरम गुजारिश ये है कि इंटरनेशनल फोरम पे इस किस्म के इशूज जो हैं ये कोई नई बात नहीं है कि किसी न्यूट्रल जगह पर मुनक़िद किए जाते हैं। और मैं नहीं समझता कि इस बारे में किसी किस्म का कोई अभाम हमारी कौम के दिलों में या हमारे अवाम के दिलों में होना चाहिए, या इंटरनेशनल लेवल पे भी कि ये दोहा में क्यों हुआ, इस्लामाबाद या काबुल में क्यों नहीं हुआ।
तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है। जहां भी हुआ खुशायद है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान अब अपने मसाइल को खुश असलूबी के साथ तय करने के लिए राजी हैं। और जहां तक दहशतगर्दी और बर्बरियत और इंतहा पसंदी की बात है, जिसकी बिना पर ये जंग जो है वकू पजीर हुई, मैं समझता हूं कि उसको भी कंट्रोल करने में भी मुमद्दा मुआविन साबित होगा ये मुआहिदा। जहां तक आपके सवाल का दूसरे हिस्से का ताल्लुक है कि क्या अफगानिस्तान या अफगान हुकूमत या अफगान अवाम या वहां के जो कुव्वतें हैं जो इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, कि क्या वो इसको कामयाब होने देंगी, तो मैं समझता हूं कि ये इस पे हमें बदगुमानी के साथ साथ खुशगुमानी भी रखनी चाहिए कि इंशाअल्लाह ताला, और दुआ करते हैं कि ये पुरअमन तौर पर जो है अपनी मंजिल तक, इख्तिताम तक पहुंचे और अमन कायम रहे। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये उन कुव्वतों ने जो वहां पर और पाकिस्तान में आकर दहशतगर्दी करते हैं, बदअमनी करते हैं, जिन्होंने वहशत और इंतहा पसंदी को फरोग दिया, जिन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया, मैं ये भी कहूंगा, तो ये इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के पास इतने वसाइल और इतनी कुव्वत है, ज़हनी इस्तेदाद भी है हमारे पास कि हम उन कुव्वतों को कलाकमा कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि मामला जो है आगे बेहतर अंदाज से बढ़ेगा। राइट। मुझे सफदर अब्बासी साहब, आप लाइन पे हैं सफदर अब्बासी साहब? भाई साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? राइट। शेरवानी साहब, लिंक में थोड़ी प्रॉब्लम है। मुझे शेरवानी साहब बताएं कि ये जो अमन मादा हुआ है, दोहा में हुआ है, क्या अफगान तालिबान इस मायदे की पासदारी करेंगे? और ये भी है कि पाक अफगान जो साथ बॉर्डर्स जुड़े हुए हैं, हमने ये मामला आपस में सेटल क्यों नहीं किए, दोहा में क्यों गए? और जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्या डोनाल्ड ट्रंप इस मायदे को भी अपनी नाम नहाद जंग बंदियों की फहरिस्त में शामिल करेगा? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। काशिफ साहब, जो आपने तीसरा जो पोर्शन था डोनाल्ड ट्रंप वाला, मैं उसी पे आ रहा। देखिए, जैसे वहां पे जो है हमारे ये जो कठपुतली वजीर आजम जहां पे मुसल्लत किए गए हैं, जैसे उन्होंने वहां पे सलूट किया, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम क्या उम्मत मुसलमान के सर जो है ना शर्म से झुक गए हैं। और अगर आप जो बात कर रहे हैं कि ये दोहा में जो है क्यों वायदा किया गया और इसकी क्या मुबारकात है, तो मैं समझता हूँ कि जहां पे वो नाम हासिल साथ वो जो है वार खत्म करने का जो क्रेडिट ले रहे थे ट्रंप साहब, मुझे लग रहा है उसी के लिए 8वीं के लिए ये कोशिश है। और जब तक उनका टर्नओवर रहेगा, ऐसे खुशामदी किस्म के जो हुक्मरान है वो मेरा ख्याल है 50 तक जो ले जाएंगे, ताकि वो रनर अप रहे। ये जो नोबल नाम था नहीं, लेकिन कैसे रनर अप रहेगा? गजा में वो कहता है मैंने सुलह करा दी, गजा आज भी इसराइल खिलाफवर्जी कर रहा है, 6 लाख शहादतें आज भी हुई हैं। देखें, वही उसी तरफ मैं आ रहा हूँ। वो जो नोबल नाम का जो शबाशी साहब जो है ना, वो बहुत परेशान थे और कह रहे थे कि जी ट्रंप ने क्या बात की, ट्रंप ने कहा कि जी वहां पे जो है मैंने जो असला जो प्रोवाइड किया इसराइल को, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल किया। और साथ ही हमारे जो ये कठपुतली अगली जो वजीर आजम है, ये साथ ही कह रहे हैं सलूट करने के साथ जी कि बड़ी इंसानियत की उन्होंने खिदमत की है। तो जो ट्रंप ने जो बात की असला चलाने की, वो इंसानियत की खिदमत है। और शेरवानी साहब, पाकिस्तानी के हुक्मरानों का अलमिया ये रहा है कि ये सिर्फ आपके हुक्मरान नहीं, माजी के भी तमाम हुक्मरान अमेरिका के करीब जाने के लिए सब कुछ ये करते। देखिए, बात ये है कि अब ये फॉर्म 47 के तहत जो है ना काशिफ साहब ये मुसल्लत किए गए हैं हम पे। बात क्या है एक्चुअली? बात ये है कि ट्रंप जो है या अमेरिकन रजीम जो है, उन्हें पता है कि यहाँ पे जो है वो एक अवामी हुकूमत नहीं है, ये लोग मुसल्लत किए गए हैं, तो इसलिए इसको अपना अदली वज़ीर आज़म साहब को शामिल करनी पड़ेगी बंदी को। ये इसका क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप लेगा, क्योंकि देखिए अगर तो मैच फिक्स है तो फिर तो जो है ना वो होगा, लेकिन ये अगला जो नोबल नाम है उसकी तैयारी है। मेरा ख्याल है कि तब तक वो 50 जो है वो क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन जो आपका क्वेश्चन था कि इसमें जो है जो मुहारकात है या जो दोनों जो नेबर्स कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इस पे क्या इम्पैक्ट आएगा? मैं ये समझता हूँ कि अब जो है वहां पे जो तालिबान जो रजीम, उन्हें चाहिए कि वो जो रॉ की प्रॉक्सीज वहां पे चल रही हैं, उनकी पनाह गाहें मौजूद है, उनको खत्म करे और जो गुर्बत है वहां पे जो उनकी आवाम है उसको निकालने के लिए जो है वो कोई बेहतर जो है वो स्ट्रेटेजी अपनाए। और फिर यहाँ पे जो है अब ये जो गुड तालिबान और बैड तालिबान वाला जो एक मैटर है, इसको खत्म करना चाहिए। और जो बाहर की जो कुव्वतें हैं या जिनके लिए खुशामद के लिए ये किया जा रहा है,
और मैं नहीं समझता कि अब बात ये है कि दरअंदाजी की बात करते हैं और उसी टाइम जो है ना ये मायदा भी हो जाता है। तो जो मायदा है उसमें जो है वो कंसिस्टेंसी जो है वो काशिफ साहब रहनी चाहिए। पॉलिसी जो है उसमें कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। ये नहीं है कि आप जो है ना अगर मैच फिक्स है तो मुझे तो जो पहले जो वॉर खत्म की वो भी जो है ना वो मशकूक लग रही है कि आप देखें कि जो है ना आप किसी को खुश करने के लिए हम पड़ोसी जो है इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो हैट है जो उसकी कैप है उसमें एक और फीचर लगने वाला है। बात यह है कि जैसे वो वहां पे वो ना खुशामद की उन्होंने इंतहा कर दी है अर्दली वजीर आजम ने, मुझे तो समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने ट्रंप ने कह दिया कि अब तो कहने के लिए भी कुछ नहीं बचा। सारी बातें तो शिवाशी साहब ने। शिवाशी साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी भाई साहब मुझे बताइए कि जो दोहा में जो जंगबंदी का आज पाक अफगान का मायदा हुआ है, हाउ डू यू सी इट? तो क्या अफगान तालिबान इस मायदे की पासदारी करेंगे? और ये जो मायदा है क्या ये ऐसा नहीं हो सकता था कि काबुल में या इस्लामाबाद में हो जाता? क्योंकि हम उनसे तो जाहिर है कि हमारी रिश्तेदारी भी है, सदियों पुराना ताल्लुक भी है। और इसका आखिरी हिस्सा सवाल का ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इस मायदे को भी अपनी नाम नहाद जंग बंदियों की फहरिस्त में शामिल करेगा? ट्रंप आपसे तो आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कोई भी चीज जो है अपने खाते में डाल ले। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारे अपने अंदर जो उनकी ऑटोक्रेटिक गवर्नेंस है उसके पर जो अमरीकी अवाम का जो रिएक्शन आ रहा है वो मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया के सामने है। और जिस अंदाज में जो ना अमरीकी अवाम ने निकल के सारे अथॉरिटेरियन सिस्टम जो यूनाइटेड स्टेट्स का इसको कायम हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, उसको जो है ना बस मेरी नजर में एक बड़े चैलेंज का सामना है। रहा हमारे और अफगानिस्तान के जो रिलेशनशिप्स हैं वो बड़े पुराने हैं और मैं समझता हूँ कि जरूरत इस बात की थी कि ये जो एक अनफॉर्चुनेट हम जंग में फंस गए थे जिसमें कभी मेरी नजर में इससे पहले कभी इतने बड़े वाकयात बॉर्डर के ऊपर नहीं हुए जो अब हुए। और वो मजबूरन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी अफवाज को ये कदम लेना पड़ा क्योंकि दूसरी तरफ से जो दरअंदाजी थी खासतौर पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से जो उनको प्रोटेक्शन मिल रही थी, तो उसके अंदर एक तो बहुत ही जरूरी था कि पाकिस्तान का रिस्पॉन्स आए। अब उस रिस्पॉन्स के बाद जाहिर है आप इस जंग को एंडलेस जंग तो नहीं बना सकते। मैं नहीं समझता कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो ये इतना बड़ा बॉर्डर है वो ड्यूरल लाइन को एक्सेप्ट करें या न करें, लेकिन एक डिफेक्टो चीज अपनी जगह मौजूद है जिसको पाकिस्तान एक्सेप्ट करता है और मुख्तलिफ अदवार में अफगानिस्तान की भी कुछ गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती नहीं है और कुछ ने डिस्प्यूट भी किया है। लेकिन आपको याद होगा कि आखिरी में भुट्टो साहब ने जब प्रेसिडेंट दाऊद हुक्मरान थे वहां पे, तो भुट्टो साहब ने ये तकरीबन उनसे मनवा लिया था कि ड्यूरल लाइन को हम एक्सेप्ट करें एज एन इंटरनेशनल बॉर्डर। तो पाकिस्तान तो यही समझता है कि जी एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, लेकिन जाहिर है जो अफगानी अवाम और पाकिस्तान अवाम के दरमियान जो इस बॉर्डर की वजह से जो ना जो ट्रेड होती है, जो लोग आते जाते हैं, तकरीबन जो है ना मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान डेली बुनियाद से सैकड़ों लोग आते जाते थे। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते जो ये टेररिज्म की फिजा पैदा हुई और जो तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान को जो प्रोटेक्शन मिली अफगान तालिबान के हवाले से, उससे उनके ताल्लुकात पाकिस्तान से खराब होते चले गए। तो मैं समझता हूँ कि ये जरूरी था कि किसी न किसी लेवल पे चाहे अपने हमारे ब्रदर दोस्तों जैसे सऊदी अरब है, कतर है, टर्की है, उन्होंने जो इंटरफेयर किया है उसके दरमियान, तो उसी वजह से जो है ना वो कतर के अंदर ये मुज़ाकरात हुए। और मैं समझता हूँ कि तारीख भी बताती है कि जी मुल्कों के मुज़ाकरात होते रहे हैं। चाहे आप इसराइली पैलेस्टीनियन अकॉर्ड भी अगर आप देखें वो भी ऑस्लो के अंदर हुआ था। इस किस्म के ताशकंद अकॉर्ड अपनी जगह मौजूद था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। तो मुख्तलिफ अदवार के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो मुतालिब होते हैं वो बैठी हैं और बैठकर उन्होंने मसाइल हल करने की कोशिश की। लेकिन जरूरत इस बात की है कि अफगान तालिबान को ये सोचना चाहिए कि उनके मफादात जो हैं वो पाकिस्तान के साथ बंधे हुए हैं, उनके मफादात किसी और के साथ नहीं बंधे हुए। और अगर वो पाकिस्तान की बुनियादी जो एक जो जरूरत है कि जी आप अपने वहां पे जो भी टेररिस्ट एलिमेंट है जो आपके जमीन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान पे हमलावर हो रहे हैं उनको आप रोकें। तो मैं समझता हूँ अगर वो ये चीज नहीं करते
तो यकीनन फिर ये हालात जो है ना खराब होते चले जाएंगे। लेकिन मेरी नजर में आज भी चाहे सही अवाम हो या पख्तून अवाम हो या अफगान अवाम हो, चाहे जो ना दोनों तरफ की जो जो हुकूमतें हो, वो यकीनन यही चाहते हैं कि जी एक अमन हो इन बॉर्डर्स के ऊपर और हम एक दूसरे की अच्छा, सदर बासी साहब, एक आम परसेप्शन डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये है कि वो मुख्तलिफ ममालिक में, दुनिया के मुख्तलिफ रीजन्स में खुद लड़ाई कराता है और उसके बाद सुलह कराकर तो उसका क्रेडिट लेता है। आप क्या समझते हैं कि इस जो जंग बंदी है इसका क्रेडिट भी वो लेगा, और क्या ये जो पाक अफगान जो इस वक्त महदूद जंग हुई है इसमें बग्राम एयर बेस का भी कोई मामला शामिल है? मुख्तसर सा जवाब दे दीजिए, फिर आगे चले। देखिए जी, ये तो अब एक जो मुख्तलिफ मौजू में बहस चल रहे हैं। ट्रंप साहब जो इसको भी अपने खाते में डालते हैं, पर पहली बात है हम उनके खाते में डाल रहे हैं चीजों को, हम डालते हैं, हमें उनके खाते में डालने से एतराज करना चाहिए। बाकी वो अगर कुछ चीज क्लेम करते हैं तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सदर हैं, जो चाहे वो क्लेम करते रहे। बग्राम एयरबेस का जो मामला है, मेरी नजर में अगर इस हवाले से कोई चीज अगर बिल्डअप हो भी रही है तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को किसी भी तौर पे इंटरफेयर करना चाहिए। पाकिस्तान कोई भी इस किस्म की अगर कोई सोच है पाकिस्तान के इक़्तिदार में जो तबके हैं उनके अंदर, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में उसका नुकसान ही होगा। क्योंकि आज तक कोई भी फोर्स अफगानिस्तान के अंदर जब आप दाखिल होते हैं तो वहां कामयाबी जो है काफी मुश्किल होती है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी अपने वही ताल्लुकात अफगान अवाम के साथ रखने चाहिए, डायलॉग करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आपने कभी अपनी फौज अंदर नहीं भेजी। आप मेरे साथ ही रहिएगा। मुझे बताइएगा सिकलैन साहब, आपका इसके ऊपर टेक क्या है कि ये जो हुआ मायदा, और इसके अलावा जो इसमें इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट चीज है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इस मायदे को अपनी नाम नहाद जंग बंदियों के फहरिस्त में शामिल करेगा? लेकिन सफदर बासी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि वो करे ना करे, हमें उनके खाते में नहीं डालना चाहिए। आपके वजीर आजम तो डाल देते हैं जिनके खाते में। ऐसी भी कोई बात नहीं है, जो उनका क्रेडिट था वो ड्यू क्रेडिट किया गया था। अच्छा काशिफ साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। सर बात यह है कि अफगानिस्तान नेबरिंग कंट्री है और हमारा उनके साथ 2640 किलोमीटर का बॉर्डर है, जो बदख्शान और नूरिस्तान से शुरू होकर कंधार तक आता है। ठीक हो गया। और उनकी जितनी ट्रेड है, अफगानिस्तान की जितनी भी ट्रेड है वो थ्रू पाकिस्तान है, अफगान ट्रांजिट ट्रेड के जरिए है। उसके अलावा लेकिन हमने कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं उनके ऊपर। जी, वो लगानी चाहिए, वो लगानी चाहिए, वो जो उनको रैशनल बेस पे करना चाहिए ताकि स्मगलिंग का रास्ता रुके। उसके अलावा देखें, हमने हमारे पाकिस्तान में कुछ 60 लाख के करीब अफगानी यहाँ पर आबाद हैं और वो कारोबार भी कर रहे हैं, यहाँ पे घर भी हैं, यहाँ पे रह भी रहे हैं, सारे मामलात हैं। और उनके साथ हमारा जो है हिस्टोरिकली भी उनके साथ हमारे बहुत सारे कनेक्शन हैं। अच्छा, मैं आपको एक डाटा दे दूं, क्योंकि जो रिश्तेदारियां हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तानियों की, 4 करोड़ लोग इधर रहते हैं जिनकी 80 लाख रिश्तेदार अफगानिस्तान में रहते हैं। ये कैलकुलेशन है। अच्छा सर, ये भी आप जो है। जी देना काशिफ साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आप देखिए ना, आप कश्मीर में चले जाएं, इधर भी कश्मीरी वही हैं, उधर से भी कश्मीरी वही हैं, इधर भी पंजाबी वही हैं, उधर भी पंजाबी वही हैं। अभी आप भावलपुर वाली तरफ जाएं तो दूसरे बीकानेर है, वहां पे मारवाड़ी कम्युनिटी पाकिस्तान में भी बाद है और बीकानेर में भी बाद है। इसी तरह आप धर में चले जाएं, सिंध में चले जाएं तो वहां पर जो उनके वो रूरल जो उनके रूल करते हैं सोडा ट्राइब और दूसरे हैं, वो भी इधर भी है, उनकी भी शादियां उधर है। इसी तरह आप बलोचिस्तान में चले जाएं, ईरान में भी बलोची हैं और पाकिस्तान में बलोची हैं, फिर तो वहां भी आपको इस तरह क्लेम भी है बलूचिस्तान के। नहीं, पाकिस्तान का भी क्लेम है, वो पाकिस्तान में, ईरान का क्लेम है या नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का क्लेम है कि वो हमारा हिस्सा है और वहां रिश्तेदारी है। फिर ऐसी फैसिलिटीज तो सबको दे देनी चाहिए। और दुनिया में ये अनोखा नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे मुल्क हैं जहां पे दो नेशनल लोग रहते हैं। आप यूरोप में भी चले जाए, अब देखें स्विट्जरलैंड में फ्रेंच भी रहते हैं, वहां पर इटालियन भी रहते हैं, बॉर्डर्स भी नहीं है, मैंने तो देखे। लेकिन सर ऐसे नहीं है ना कि बॉर्डर्स तो नहीं है वहां पे। मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ, आप यहीं की मिसाल ले लें, यहीं की मिसाल ले लें। ये कश्मीरी यही है ना सर, वही कश्मीरी है ना जो आजाद कश्मीर में है, वही कश्मीरी ऑक्युपाइड कश्मीर में। बिल्कुल ठीक। तो हम क्या उनको इजाजत दे देंगे फ्रीली, इंडिया भी इजाजत दे फ्रीली आए, क्योंकि रिश्तेदारी है। अब देखिए ना, रिश्तेदारियां तो अब बिल्कुल आए। गवर्नमेंट ने भी कहा है जिनके पास वीजा है, जिनके पास वो जिनकी नेशनैलिटी होगी वो रहे, जिनके पास वीजा है तो अच्छा, क्या आप क्या समझते हैं कि ये जो एक परसेप्शन है, क्योंकि कल से आप देख रहे हैं कि
अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप के बाद बहुत बड़े पैमाने के ऊपर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं, उसकी पॉलिसीज के खिलाफ। तो आप समझते हैं कि ये जो जंग बंदी है, क्योंकि इसमें टर्की और दूसरा जो है कतर का रोल बताया जा रहा है, तो ये क्या डोनाल्ड ट्रंप इसको भी अपने फीचर में शामिल कर देगा, मैंने जंग बंदी कराई है? सर अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने ना शामिल किया, ना पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कहा, कर देगा वो। अभी तो जब होगा ना सर, अभी तो आप देखिए ना, एक मफरूजे पे बात हो रही है ना, अगर हो जाए, अभी हुआ नहीं, वो जो करता चला आ रहा है वो सामने आप नहीं अब इस पे तो नहीं हुआ ना, इस पे वो गजा का देखिए, अगर पाकिस्तान इंडिया का जब जंग थी तो तो डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरवीन किया था ना, उन्होंने फोन किया था ना, मार्क रोबियो भी इन्वॉल्व था उनका। अच्छा, हम ये कहते हैं, जाहिर है कि हमारे हुक्मरान ये कहते हैं, हमारे आर्मी चीफ भी कहते हैं, लेकिन इंडिया क्यों नहीं मानता इस बात को? सर इंडिया का नैरेटिव देखो ना, बीजेपी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जो बीजेपी का नैरेटिव है, और जो अब देखिए ना, फास्ट फ्लैग मिशन था जो उन्होंने किया कश्मीर में। अब असल में पीछे तो इलेक्शन था बिहार का, अगर वो ये बात मान ले, अटैक भी उन्होंने किया पाकिस्तान ने तो पहल नहीं की ना, अटैक उन्होंने किया। वही लोग थे ना वो जिन्होंने लाइन दी थी कि लाहौर पे कब्जा हो गया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने सरेंडर कर दिया, शहबाज शरीफ साहब छुप गए, कराची की बंदरगाह कब्जा हो गया। ये किन्होंने कहा था? ये उन्होंने ही कहा ना। तो इतनी बेइज्जती जो इंटरनेशनल फोरम पे आप देखे ना, ट्रंप साहब ने 7 दफा तो ये कहा, 7 तहरे गिराए, पूरी दुनिया मार रही है। तो डीजीएसपी आईएसपीआर ने कहा था ना कि पूरी दुनिया, जब हम अटैक करेंगे पूरी दुनिया बताएगी, तो पूरी दुनिया बता रही है ना कि जी उनका क्या नुकसान हुआ है। वो कैसे उसको डोनाल्ड ट्रंप को पूरी दुनिया कहते हैं? नहीं, उसके अलावा भी देखिए ना, डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकन प्रेसिडेंट तो है ना, जी सुपर पावर तो है ना। नहीं जी, उसकी माइट से इनकार नहीं है अमेरिका की। हाँ जी, उनकी माइट से इनकार तो नहीं किया जा सकता। फिर आपने एक बात की कि जी कतर में क्यों मुज़ाकरात हुए, आप देखिए ना, इसका थोड़ा हिस्ट्री में जाएं कि जब तालिबान पावर में नहीं थे तो जो डिप्लोमेटिक विंडो थी वो कतर में थी, पावर्ड बाय यूएसए उस वक्त भी। वो एक अलग बात है ना। उसके बाद जब कतर पे अटैक हुआ इसराइल का, तो सबसे पहले कौन गया था? पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर वहां। तो दोनों मुल्कों का इत्तेमाद था। तो ये एक अच्छी बात है कहीं न्यूट्रल प्लेस पे बैठ के मुज़ाकरात हुए हैं, और अल्लाह करे कि जी हम तो चाहते हैं कि जी अफगानिस्तान के साथ। एक सेंटेंस का आंसर दे दीजिए फिर आगे चले। आपने कहा कि वजीर आजम सबसे पहले कतर गए थे, तो ये गजा में जो कुछ हुआ या जंग बंदी हुई, इसमें हमारा भी रोल था कोई? ऑब्वियसली पूरी दुनिया में दुनिया मानती है रोल था पाकिस्तान का। अब्बासी साहब, मुझे जरा बता दीजिए, आज जो मोदी है उसने दिवाली की तकरीबात में मनाई हैं आर्मी भारतीय नेवी के साथ, और उसने कहा जी भरपूर तैयारी कर रहे हैं, हम तीनों फोर्सेस के साथ भरपूर हमला पाकिस्तान के ऊपर करने जा रहे हैं। और इस दफा जो सुनने में यह आया है कि जो नेवी के थ्रू कराची के साइड पे, कराची और दूसरे हिस्सों पे अटैक करने का इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी हैं कि वहां से अटैक करने के प्रोग्राम बना रहा है इंडिया। और साथ में ये भी कहा कि जितना नुकसान मई में पाकिस्तान को हुआ, अब उससे ज्यादा हम उनको नुकसान पहुंचाएंगे। और साथ में उसने ये हर्जा सराई भी की कि जी अब डिसाइसिव जंग होगी पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन जी अब ये तो मोदी साहब मुसलसल जो वहाँ पे पॉलिसीज हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो एक एंटी पाकिस्तान अब तो पॉलिसी वो कर रही है। वो जो है ना एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदू मेंटेलिटी के साथ जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को जो है ना वो जेल कर सकते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि उनके पास इतनी ताकत या कुव्वत है तो पाकिस्तान को जेल नहीं कर सके। मेरी नजर में गुज़िश्ता जो भी जंग हुई 4-6 दिन की, तो उसके अंदर कम से कम तो ये जरूर पता लग गया कि पाकिस्तान कोई डरने वाला नहीं कि जिसको जो ना आप आएंगे और उठा जाएंगे। मैं समझता हूँ कि इस बात पे तो बढ़के तो मारी जा सकती है, लेकिन हकायक अगर जंग हम देखें तो जब अगर जंग छिड़ जाती है और उसी पर मानती है तो नुकसान तो दोनों ममालिक का होगा। मैं ये कहूँ कि हिंदुस्तान सारे मुल्क में बच जाएगा, बल्कि शायद उनको ज्यादा नुकसान उठाना पूरे में जो है ना अमन की तबाही हो जाएगी। जंगी इतबार से पाकिस्तान की अफवाज अपनी धाक ऑलरेडी बिठा चुकी है, और मैं समझता हूँ कि इसको अगर मोदी साहब इसको इधर ही छोड़े और ज्यादा इसको बढ़ाने की कोशिश न करें तो दोनों ममालिक के लिए बेहतर होगा। ऑलरेडी मैं समझता हूँ टेंशन बहुत बढ़ी हुई है, और इस टेंशन के माहौल में जो अवाम है, जो पीस है, अमन है, वो अमन खतरे में पड़ सकता है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये अमन खतरे में पड़ता है तो दोनों अतराफ जो है बहुत नुकसान होने का खतरा है। संजीदा डायलॉग होने चाहिए दोनों। कोशिश यही करनी चाहिए कि जी जंग की तरफ मामला न जाए,
और कोई कुव्वतें या ताकतें हों जो मोदी साहब को समझाने की कोशिश करें कि जी ये हिंदुत्ववाद की अपील और एक्सट्रीमिस्ट अपने हिंदू साम्राज्य की अपील जो है ना वो अपने उनके मुल्क में भी चीजों को खराब करिए, क्योंकि बाकी जो अक़वाम है, जो बाकी जो मज़ाहब हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे इवन जो दलित हो, जो कम शेड्यूल कास्ट जिसको पहले या जो कम जाते हैं जो हिंदुस्तान के अंदर, वो खुद जो है इस सारे अमल के अंदर बहुत ज्यादा नाराज है। और ये अगर मामला बढ़ते तो हिंदुस्तान के अपने अंदर बड़ी एक फ्रैक्चर होने का खदशा है कि जहाँ पे जो 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 बाकी बातें हैं, जो बाकी मुख्तलिफ तरीके चल रही है इस सारे अमल के अंदर जो है मुख्तलिफ इख्तियार करने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ अपनी हिंदुस्तान के अपने लिए बेहतर ये कि वो इस सर से एतराज करें। राइट। सिकलैन साहब कैसे देखते हैं ये नरेंद्र मोदी का जो धमकी है इस वक्त आज ही दी है उसने, ये क्या करना क्या चाह रहे ये हैं? सिर्फ बिहार के इलेक्शन के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। ओके। और उन्होंने पिछली दफा भी मई में भी 6 और 7 मई की रात को भी ट्राई किया था, उन्हें नुकसान हुआ था। और उसके बाद उन्होंने दोबारा फिर 9-10 मई की रात को फिर किया है, तो फिर उनको नुकसान होगा। अगर आप ये दोबारा करेंगे तो उस पहले से बड़ा नुकसान होगा। और ये कहना है इनका जी, अगर क्या हम इस मतलब उसके ऊपर रह सकते हैं कि वो सिर्फ बिहार की इलेक्शंस के लिए कर रहा है, क्योंकि दुश्मन तो दुश्मन है, असली दुश्मन है हमारा वजूद तो उसने 47 से माना ही नहीं है। काशिफ साहब ये बात दुरुस्त है, क्योंकि वहां पे मेरे ख्याल 2 रियासतें हैं जहाँ पे ये इलेक्शन हो रहे हैं इंडिया। जी जी। तो उसमें मोदी का जो मेन मकसद क्या था उसका, एक तो ये था कि वो जो बयानिया बनाने की तरफ जा रहे हैं इलेक्शन के लिए, और दूसरा जो उनको मार पड़ी है ये जो पहले जो है ना वो टैरिफ भी तो लगा उसके ऊपर ना जी। टैरिफ तो देखे ना, बात ये है कि उनकी टैरिफ तो चले वो अमेरिका की तरफ से है या उस तरफ से है, फिर भी वो कौन सा बाजार है रशिया से, तो वो वैसे ही जो है ना वो पेट्रोल भी खरीद रहे हैं और सारा कुछ जो है ना मायदे भी अपने कर रहे हैं, तो वो उनको तो उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा डोनाल्ड ट्रंप की जो धमकियां। ये मैं ये समझता हूँ कि ये जो गीदड़ बुक्कियां दी हैं उसने, डोनाल्ड ट्रंप की भी जो तो पॉलिसीज जो है आज वो कुछ कहता है कल कुछ कहता है। देखें उन्होंने जो गीदड़ बुक्कियां मोदी ने दी हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारी नेवी है ये बड़ी प्रोफेशनल जो है। आज उसने यूक्रेन के ज़ेलेंस्की को कह दिया कि जी आप रूस से माफी मांग लो और रूस के जो इलाका है डोनबास का वो खाली कर दो, डोनबास का। तो देखें जहां पे भी जो ये माइंस या मादनियात है वहां पे उसकी नजर है, और ये सेम स्टोरी हमारी भी है। और जो यूक्रेनी है वहां पे भी जो है ना उन्होंने पहले उस पर जो है वो असरअंदाज होने की कोशिश की है कि हमारे साथ जो है ना ये मायदा करें। और ये जो मोदी वाली बात है, मोदी ये समझ रहा है कि शायद ये गुजरात या कर्नाटक है, ये वो नहीं है कि जहां पे 4 गुंडे जाएंगे और मिनॉरिटीज पे जाके जो है जलाओ गिराव करेंगे। मोदी साहब ये जो है ना अपना पाकिस्तान की जो फोर्सेज आर्म्ड फोर्सेज है ये बेहतरीन और बाकमाल किस्म की फोर्सेज है, जिसमें प्रोफेशनल नेवी है, और जो एयर फोर्स है उसका तो आपने वो देख ही लिया उनका जो था कि वो तो अभी हल्की फुल्की सी आतिशबाजी हुई है, और आपके जो रफेल थे और साथ में आपकी जो राह है वो फेल हो गई मुकम्मल। तो इसमें जो ये बातें सारी उसके इलेक्शन के लिए मुख्तसर से ताकि आगे चलने हैं। जी खान साहब, मैं यही बात अर्ज करूंगा कि ये जो मोदी साहब जो फरमा रहे हैं कि हम दिवाली मनाएंगे नेवी के साथ मिलकर, तो पाकिस्तान ने तो उनकी दिवाली का बड़ा अच्छा दिवालिया निकाल दिया था पाकिस्तान एयरफोर्स के नौजवानों की सूरत में। तो इंशाल्लाह ताला बेफिक्र है, इनकी गिदड़ भभकियां जितनी भी आए हम सबका इनकी दिवालियों का सबका दिवालिया निकाल देंगे। हमारी पाक आर्मी जो है इंशाल्लाह ताला एयरफोर्स हो, नेवी हो या रेंजर्स हो, वो हरदम तैयार हैं और हम भी तैयार हैं किसी भी दुश्मन की दारियत का मुकाबला करने के लिए इंशाल्लाह ताला। तो ये कोई ऐसी बात नहीं। सफदर अब्बासी साहब दरिया को कूजे में बंद कर दीजिएगा। ये आज जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपका बेंच बना है उसमें हियरिंग जो हुई है उसमें बड़े किस्म के जो है बातें की हैं अकरम शेख साहब ने। आप तो जानते हैं उनको, हमारे भी वो दोस्त है। वंस ही यूज्ड टू बी लॉयर ऑफ मियां नवाज शरीफ साहब, लेकिन आज उनके जो वहां पे आर्गुमेंट्स थे उन्होंने कहा जी बैक वक्त में यजीद की बैत और हुसैन को सलाम नहीं कर सकता। इसके अलावा उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच 26वीं आईनी तरमीम का केस नहीं सुन सकता, क्योंकि ये मोस्टली जजेस जो हैं बेनिफिशरी हैं 26वीं आईनी तरमीम के। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इंतखाबी धांधलियों को छुपाने के लिए 26वीं आईनी तरमीम लाई गई। आपका इसके ऊपर टेक?
जरूर उसमें कोई शक नहीं कि आज मैं पूरी तो नहीं, लेकिन मैं कुछ आर्गूमेंट साहब के आज सुनी है। मैं समझता हूँ बड़े जानदार आर्गूमेंट हैं। जमीन जिस अंदाज में की गई और जिस अंदाज में एक हाउस ट्रेडिंग हुई है, जिस अंदाज में उसको मैनिपुलेट किया गया, सारी की सारी इलेक्शन रिजल्ट को, उसके बाद जो है रिजर्व सीट के अमल को, और सारी फिर उसके बाद भी जो है वोट जो शॉर्ट हुई है उसको किस तरीके से वो वोट पूरी की है। मैं समझता हूँ कि वो सारे अमल के अंदर जो है तकलीफ की जो बैकग्राउंड है वो मजबूत करती है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या जितने भी वकला हैं, वो कम से कम जो लोग हैं वो नहीं समझते कि 26वीं आइन में किसी भी तौर पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जो एक बुनियादी तो कॉर्नरस्टोन है हमारे आइन का, उसको किसी भी तौर पे जो है वो पूरा करती है। उसने पूरे आइन सिस्टम को, जुडिशियल इंडिपेंडेंस को खत्म करके रख दिया है। मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि अब जिसको सुनना किसी जज को अपनी कॉन्फ्रेंस के मुताबिक फैसला करना चाहिए। क्या जो लोग खासतौर पे जो 26वीं आइन के बाद जिनको चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन फैसला बने या जो चीफ जस्टिस बने या जो बाकी जो जाके अपॉइंट हुए, उन सबको ये सोचना चाहिए कि आया हमें इस बेंच में बैठना है, बैठने के लिए नहीं बैठना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इंडिविजुअल कॉन्सेंस की बात है, बाकी तो दलाल है, वो दलाल तो वकला के पीछे रहेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये जरूर जो सोचना चाहिए कि 26वीं आइन तरमीम में पाकिस्तान के आइन का जो डायकोटोमी ऑफ पावर ग्रांट करता था, जिसमें एक आजाद अदलिया, जिसमें एक सॉवरेन पार्लियामेंट और जिसमें एक टेलिंग एग्जीक्यूटिव का जो तस्वर किया गया आइन में बहुत साफ बनाया हुआ है। आप नहीं समझते सफदर भाई, आप नहीं समझते कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, उनका बयान जो है, उन्होंने कहा कि जी ये अच्छी बात है कि अब जो जजेस हैं वो पॉलिटिकल जमातों के सिफारिशात पर जजेस अपॉइंट किए जा रहे हैं। देखिए जी, अब जिन जमातों की अगर रिकमेंडेशन में जज अपॉइंट होंगे तो क्या समझ सकते हैं। मैं समझता हूँ इसमें एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो है सुप्रीम कोर्ट को झेले हुए है। अगर हम इस कंट्रोवर्सी को खत्म नहीं करते, 26वीं आइन तरमीम को प्रॉपर है देंगे, मैं अब ये नहीं कहता कि ये कौन से क्लॉजेज हैं जो कि जिनको सस्पेंड होना चाहिए, किनको नहीं होना चाहिए, कौन से खत्म होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, लेकिन ये बात जो है बहुत ही जरूरी है कि हम ये जो 26वीं आइन तरमीम के खिलाफ जो चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को इस तरह निपटाया जाए कि अब एक बड़े फेयर अंदाज में सफदर भाई साहब एक मुख्तसर जवाब दे दीजिए, आज एक मुख्तसर सा जवाब दे दीजिए, मेरे बाकी गेस्ट भी हैं, कि आज सुप्रीम कोर्ट में ये भी बात हुई कि मुत्तहदा अरब इमारात के अमीर ने एलोन मस्क से सरमायाकारी के लिए रिक्वेस्ट की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि जी अगर मुझे कोई प्रॉब्लम मेरी कंपनियों को हो तो क्या आपकी जो कोर्ट्स है मुझे वहां से इंसाफ मिल सकेगा। जिसके जवाब में जो है यूएई उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी कोर्ट्स आपको जैसा इंसाफ आप कह रहे हैं नहीं मिलेगा। तो क्या ये 26वीं आईनी तरमीम जो है ये भी बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में जो है उसकी राह में बहुत बड़ी रुकावट है? देखिए, मैं नहीं कहूँगा 26वीं आईनी तरमीम इतनी रुकावट है। देखिए, जो भी इन्वेस्टर आता है अपनी बहुत बड़ी रकम लेकर आके इन्वेस्ट करता है, तौर पे पाकिस्तान की नजरें, उसकी नजरें पाकिस्तान की अदलिया पे जरूर होती है। इंसाफ में तखीर नहीं होनी चाहिए आपका मतलब। अगर कोई भी हमें हुकूमत की तरफ से कोई जिद करने की कोशिश की तो पाकिस्तान के अंदर ऐसी अदलिया है, आजाद अदलिया, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी, इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करेगी। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि काफी एडवांस से ये देखा जा रहा है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन है वो हम नहीं दे पा रहे हैं। एक बहुत बड़ा भयानक किस्म का जो चीज हमें नजर आ रही है, इन्वेस्टर भाग रहा है। जो पाकिस्तान बनने के वक्त से पाकिस्तान के अंदर तिजारत की जो ऐसी निकलती चली जा रही है। आप नाम ले बड़े बड़े नाम के पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करें तो ऐसे निकलती जा रही है, कोई महसूस करेंगे कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्टेड नहीं है, और जो व्यक्तियों के आश्रय पे और कोई अदलिया हमें इस पे नहीं दे पा रही, और
जो सस्पेंड करा रहे हैं कोई प्रोटेक्शन नहीं हो पा रही। तो मैं समझता हूँ कि आगे कल के अंदर के जरिए इंप्रेशन दुनिया के जरिए ये क्या है इंसाफ के निजाम को ट्रांसपेरेंट करना होगा, राइट? उसको क्लेम कर दिया। असगर साहब मुझे बताइएगा कि ये जो आज सुप्रीम कोर्ट में केस हियरिंग हो रही, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही वहां पे, कि ये वही मोस्टली जजेस जो है आईनी बेंच सुन रहा है, जो कि 26वीं तरमीम के तफैल ये आईनी बेंच बना है और वही जजेस हैं। आज भी जो है, इससे पहले भी जो वहां पर आर्गूमेंट्स देते रहे, वो यही कह रहे थे कि जी आप ये केस नहीं सुन सकते हैं। ये जो जूरिस्प्रूडेंस है पूरी दुनिया की, उसके हवाले भी दिए गए कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जहां पर आता है, और ये जाहिर है कि डिस्प्यूटेड जो है ये है, इसको चैलेंज हुआ है। तो आप कैसे देखते हैं? और दूसरी बात जो है भी एलोन मस्क की, तो कितना मतलब हिस्सा होता है किसी में जो सरमायाकार है उसको इंसाफ मिलने पर? देखें, ये तो जो आपने बात की ये कोर्ट में है मैटर। अभी तो जो आपने मौकफ बयान किया है ना, वो तो एक वकील साहब का नहीं, हम उनके देखें, नहीं मेरी जजमेंटल तो नहीं है। लेट मी फिनिश। हम तो वो बात कर रहे हैं जो फिनिश करने देना, बात मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं फिनिश करूँ बात को। जो आपने ये जितना भी बयान किया है, ये तो एक वकील साहब का मौकफ है, राइट? अभी तक गवर्नमेंट में अटॉर्नी जनरल साहब ने या हुकूमत के वकला ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया। अटॉर्नी जनरल साहब तो इसके पीछे थे आईनी तरमीम के। नहीं, जो ये साहब देखें वो तो वो अलग सिनेरियो है, ये अलग। अच्छा, ये आर्गुमेंट जजेस के कमेंट्स भी हैं साथ, अगर कहते हैं वो भी कर, तो वो एक कमेंट ये भी ना, अनोखा लाडला खेलने को मांगे वो पुराना था ना जी। हाँ, वो आज भी की तो बात है ना, ये आज हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ चांद मिलते रहे हैं ना, पहले चांद मिलते रहे ना। हाँ, नसीम हसन शाह ने भी बेनजीर भुट्टो की हुकूमत नहीं, आप मेरा ख्याल है, देखिए मैं नाम नहीं लूंगा। नहीं, मैं तो हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ ना, मैं भी हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। मैं नाम नहीं लूंगा। 93 में मेरी बात सुने ना, मैं नाम नहीं लूंगा। इधर ऐसा भी हुआ है कि जी हो सकता है उनको मैसेज ना मिला हो, ऐसा भी हुआ है। तो वो बहुत सारी बातें हैं ऐसी कि वो हो सकती है। मैं अच्छा, ये सारी चीजें को हम इकट्ठा कर लेते हैं, चलें। वो कभी बेनजीर के हक में तो खैर मैं कम आई थी, नवाज शरीफ के हक में या इमरान खान के हक में, तो ये गंदी रवायात कब खत्म होंगी? ये चलें, इसको इस तरफ ले चलते हैं। गंदी रवायत कैसे खत्म हो सकती है? एक पेज पे तो होना पड़ेगा ना, कहीं तो बैठ के बात अच्छा, अदलिया भी एक पेज पे आ गई अब? नहीं, वो वाला एक पेज नहीं, वो पास्ट इज द पास्ट, वो एक पेज बड़ा सुनते थे हम। मैं वैसे पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल विल तो चाहिए ना सर। अगर पॉलिटिकल विल सारी पार्टी मिलके कोशिश करें तो कैसे नहीं होगा, लेकिन उसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए। आप सर मतलब एज ए आप जूरिस्ट भी है ना, वकील भी है ना जी? नहीं, मैं वो अच्छा, वकील नहीं है, पॉलिटिकल वर्कर तो है ना जी? पॉलिटिकल वर्कर है। मुझे ये बताइए, का भी पता है मुझे ये बताइए कि जिस तरह पॉलिटिसाइज हुई है हमारी जुडिशरी, आप समझते हैं कि इस बात से बिल्कुल आप नहीं सोचेगा आपकी एफिलिएशन किसके साथ है, कौन सी पॉलिटिकल जमात है, जो इस वक्त अवाम को प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उसमें जो इंसाफ मिलने का हम जुडिशरी की तरह बात नहीं करती, वो रेशो जो है वो बड़ी थोड़ी सी है, वो कैसे बढ़ सकती है? देखें, पॉलिटिकल पार्टी तो बाद में, पहले तो मैं पाकिस्तानी हूँ। बिल्कुल ठीक। मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, उसका बेनिफिशियरी हूँ। बिल्कुल ठीक। अगर पाकिस्तान ग्रो करे, इकोनॉमिकली ग्रो करे, तो उसका बेनिफिशियरी हूँ ना सर। अगर पाकिस्तानी डिप्रेशन में जाती है, इकोनॉमी ग्रो नेगेटिव में जाती है, तो उसका बेनिफिशियरी भी मैं ही हूँ। रिसीविंग एंड पे तो हम है ना। बीइंग अ पाकिस्तानी मैं बात करूंगा कि मे बी तमाम जो हमारे लोग हैं वो कहीं ना कहीं तो है ना मामला। ये आप देखें, किसी एक को नहीं ब्लेम कर सकते, किसी एक को नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं है मामला। अच्छा, आपका मतलब कि जुडिशरी का जो इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन हुआ है उसमें हम भी जिम्मेदार हैं? बिल्कुल ठीक। हम अपने आप को नहीं निकाल सकते इस मामले में। बिल्कुल ठीक। वो सारे, अब देखिए ना, अब उसमें वकला भी शामिल है सारे। सर क्यों सर, तुसी नहीं, जो हक की बात कर रही है तो फिर शामिल है उसमें, जो डेटा सब शामिल है, फिर सारी कम्युनिटी डेटे लेते हैं, और जो मतलब सर सारी कम्युनिटी शामिल है ना उसमें, तो सब शामिल होगा। थोड़ा मुख्तसर सा करिए, टाइम खत्म हो गया। जो ये बात सकलैन साहब कर रहे थे कि वो सिर्फ क्लेमेंट जो है उसमें जो वकील साहब थे वहां, मैं ये समझता हूँ कि मैटर एक्चुअली है क्या। मैटर ये है कि ये जो ग्लोबल जूरिस्प्रूडेंस है, आप सर्टिफाइड लॉ देख ले, सेटल्ड लॉ देख ले, अब यूएस का निकाले। बात तो सही है, वो आर्गुमेंट्स है ना। नहीं, आर्गुमेंट्स नहीं है, ये तो जज नहीं मानते आप जूरिस्प्रूडेंस। अच्छा, वो जो बैठे हुए हैं सामने,
वो मुझे ये बताएं, उनको जो एक पोस्ट मास्टर बना दिया गया है जुडिशरी को, ये बात समझता मुझे हूं भी वो- समझ वो जो आती है, बैठे हुए थे, वो लग रहे थे भट्टी साहब को किसी भी आ रही है। पोस्ट ऑफिस के जो है ना वो मुलाजमीन बना दिया लेकिन गया उनको। लेकिन लेकिन और वो अगर जजेस नहीं मानते तो आपका साहब वो जजेस है ही नहीं है, वो पोस्ट मास्टर लग रहे थे मैं वहाँ तो पे। ये बात नहीं नहीं कर सकता, देखिए, मैं जजेस कानून का को- तालब इल्म मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो है क्या उन्होंने वकील नहीं, साहब आप रिट करें ना, नहीं, यहाँ ना नहीं, कहें ना। नहीं, बात- आप हमारे प्रोग्राम के क्यों पीछे नहीं, देखे बात ये है कि वो जो है अपना ये जो वर्ड आप यूज कर रहे हैं, ये आप सुप्रीम कोर्ट में रिट देखिए, करें। सुप्रीम कोर्ट में हम जो है ना वहां पे कहने आप उनको कहें देखिए, जाके आप जांच अब उन्होंने करिए। क्या करने का, अकरम शेख साहब ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि उनको जगाने की कोशिश की है कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, इसमें जनाब आपको आजादी की जरूरत है, और आप जो है वो जुडिशरी जो है इसका क्यों जनाजा निकाल रहे हैं कि आप देखें कि पूरी इंटरनेशनल आप निकाल के देख लें, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन निकाल के शेरवानी साहब, आप आप ब्रिटिश सुन लीजिए, नहीं, अब तुम आए देखिए- तो बड़ी देर के बाद आए हो। 1 जनवरी को तो जो आईनी बेंच के चीफ जस्टिस है, उन्होंने वैसे ही रिटायर हो देखिए जाए। आगे 27वीं तरमीम की किस लिए करी हो रही है, मैं समझता हूं ये डिसफंक्शनल है, ये तो सारा जो है ना बस टाइम का ज़िया है, और ये जो अदालत जो लगी हुई है वो डिसफंक्शनल है। और उनको जो आपका क्वेश्चन था उसकी तरफ आ जाते हैं। जजेस ये कह रहे हैं कि ये तो आप पार्लियामेंट ने जो है पास देखिए किया। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जो इंटरेस्ट की आप बात कर रहे हैं, एक सर्टिफाइड लॉ है, एक सेटल्ड लॉ है, ग्लोबल यूरिस्प्रूडेंस कह रहा है कि जो बंदा जो है वो beneficiary है, वो नहीं बैठ सकता। कैसे सुन सकता है, और वहां पे लेके आए 24 जजेस। लेकिन मैं आप ठीक देखिए, कह रहे हैं, 8 बेंच ये आप लोगों की डिमांड है ना। नहीं देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है, हमारी लेकिन- नहीं है। लेकिन मैं बतौर वकील में बात कर, कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है कि आप लेकिन देखिए, शेरवानी साहब, पाकिस्तान में ऐसी रिवायत कब 8 जजेस जो है वो कैसे फैसला कर सकते हैं कि 24 जजेस फुल बेंच को लेके आए, पूरी सुप्रीम कोर्ट का बेंच लेके आए। आपकी जो बात है ये इखलाकियात के नहीं ऊपर है। नहीं, अखलाकियात के ऊपर नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बात है कि आप जो है ये बिल्कुल जो है, मैं चलो, समझता हूँ मैं कि- भट्टी साहब से भी पूछता हूँ नहीं, मैं सिर्फ इसको कंप्लीट कर लूं। जी। बात ये है कि वो जो टाइम बड़ा थोड़ा उन्होंने है, जो बात की है वो बिल्कुल सही है कि ये ग्लोबल यूरिस्प्रूडेंस के बिल्कुल खिलाफ है कि आप जो है आप उसके इंटरेस्ट हैं और आप ही जो है उसका फैसला करने जा रहे हैं। तो इसमें जो है वो बिल्कुल उनका जो उनको एलिगेशन है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि 24 रुकनी जो फुल बेंच है उसको लेके आए, वो सुने। और वैसे भी जो है इसमें 26वीं आईनी तरमीम में है क्या, इसमें जो है अदालतों को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है कि जो वजीर आजम है वो जो 3 सीनियर, ये सारी बातें तो देखें आज नहीं आपके देखें, ये बुकला तो ने भी कर पाकिस्तान दी। का मेरी बात सुने, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पैकिंग भी की बात कि- भी कर ली। कि मैटर है क्या, मैटर यही है कि लाने का मकसद यही था कि जो शब खून मारा गया और जो ये जो अपना मैंडेट चोरी किया गया उसको खत्म करने के लिए, उसको छिपाने के लिए, उसकी स्क्रूटनी ना हो, इन्होंने 26 आईनी तरमीम लेके आए। वो कामयाब है इसमें। जी भट्टी साहब, गुजारिश ये है खान साहब, मुख्तसर साहब, मुख्तसर मेरे लिए तो बचा ही मुख्तसर है सारा, मैं क्या बात करूं, जो सारा टाइम तो बाकी मुझे भी दोस्तों ने कम ले लिया। टाइम देते हैं, कोई ठीक है मसला ना? नहीं। मैंने गुजारिश आपको ये है, बताया था मुझे जी। ये बताएं कि 26वीं तरमीम जो हुई थी वो किसने की थी? आपने की थी, मैंने की थी, या मेरे दोस्तों ने की थी? क्या पार्लियामेंट में नहीं गई थी वो पीपल्स तरमीम? पार्टी, क्या पार्लियामेंट में पीपल्स बहस पार्टी नहीं हुई नून लीग थी? क्या ने की। पार्लियामेंट ने नहीं की थी? नहीं, क्या बहस आप नहीं, इस पे साहब, बोलिए, एक पार्लियामेंट में हाथ बांधे बोलिए हुए मत, आप बोलिए मत, देखिए, ये तो ठीक है नहीं ना? बात ना, 5 बात एमएलए करने उसमें का पीटीआई के शामिल थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब की और पार्टी फजलुर रहमान उसमें साहब- शामिल थी। ठीक है, आप मत बोलिए प्लीज, मैंने आपकी बात में दखल नहीं दिया था। यार, ठीक आप है ना? नहीं, पार्लियामेंट इज द जब- मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस। जब पार्लियामेंट कोई फैसला करती है और आइन के तहत की है, 239 आर्टिकल के जरिए उन्होंने पूरी 2/3 मेजॉरिटी मगर लेकर पार्लियामेंट अच्छा, मैंडेट चोरी तो करके उसको जो हाथ हासिल पार्लियामेंट है। जो बनी है, मुझे ये बताइए। चोरी करके अच्छा, KPK में आप पॉलिटिकल वर्कर हैं, KPK में क्यों आप नहीं ऑन बनी? ऑफ कहते हैं कि KPK में ऐसी ये बन रही है। मैंडेट चोरी करके नहीं, टाइम शामिल खत्म की हो नहीं गया। है। टाइम खत्म हो वहाँ गया। तो ये पर मैंडेट साल चोरी हो करके गया। बैठे हुए। बाकी पंजाब सबसे में बासी मैंडेट साहब चोरी हो गया। 1 आंसर कमाल दे है भाई। दीजिएगा, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। मरियम नवाज चीफ साहबा ने कहा कि सलामत काम के लिए 100 अरब रुपया मैंने रखे हैं और मैंने करप्शन के पंजाब में तमाम रास्ते बंद कर दिए। आपका 1 लाइन आंसर, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। देखिए जी, ये तो अब दावे तो सब हैं अपनी जगह पे, लेकिन देखें जो पंजाब के जो सदन पंजाब को तो बिल्कुल तबाह करके रख दिया है और उसकी बहुत सी वजूहत हो सकती है, लेकिन मैं कहता हूँ 2 बिलियन तो बहुत ही अफेक्ट हुए हैं, खासतौर पर तो बहुत ही कलील किस्म की रकम है, उसको मैं बाद में जो है वो रिलीफ आप पहुंचा भी नहीं सकेंगे। बाकी ये है कि बुनियादी बात फार्मर्स की है, जब तक आप वो ये अच्छा रेट नहीं देंगे, जब तक काश्तकारों को आप थैंक यू पाकिस्तान के देखिए, अंदर अगर मुख्तसर बिल्कुल मुख्तसर खत्म हो गया। चला जाए। तो मैं मुझे परफॉर्मेंस सबसे बेहतर है वो दस- मरियम नवाज साहब है। 10 खरब का जो है वो ये ज़ाब्तियां पाई
मरियम नवाज साहब कोर्ट में जाना नहीं, कोर्ट में ज्यादा 1 अरब रुपए में से मुझे ये बताएं कि किसको क्या देंगी, भावलपुर को क्या दिया, अलीपुर को क्या दिया, उच्च शरीफ को क्या दिया, हमारे जनूबी पंजाब को क्या दिया, सिंपल सी बात है। चलिए अगले प्रोग्राम में फिर वो डिवीजन ऑफ फंड्स की अच्छा, थोड़ा सा बता दूं मैं जी। थैंक यू वेरी मच जी, सॉरी। अभी बस आप देख रहे थे आखिर कब तक। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। बहुत सारी जो है अधूरी रह गई, टाइम की कमी आड़े आई। कल शब 10 बजे तक अल्लाह हाफिज। आपका फीडबैक चाहिए होगा, अपना फीडबैक दीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिए।